आयंस, रिप्लेसमेंट ऑफ आयन, इसमें क्या होता है, इसमें थर्ड पर्सन की एंट्री होती है, थर्ड पर्सन की एंट्री होती है और पहले वाला बॉन्ड टूट सकता है, टूट जाता है। हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन चैप्टर नंबर 3 ऑफ एसएससी बोर्ड का वन शॉट देखने वाले। तो ये टॉपिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला पॉइंट है फिजिकल एंड केमिकल चेंज के बारे में। तो फिजिकल चेंज जो हो जाता है, पहले हम लोग फिजिकल के बारे में पढ़ते हैं, एंड दूसरा जो है वो केमिकल चेंज। इसका डिफरेंसेस या डिस्टिंग्विश बिटवीन आ सकता है आपके एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स के लिए। तो फिजिकल चेंजेस जो होता है वो टेम्परेचर और प्रेशर में चेंज होने की वजह से होता है। टेम्परेचर और प्रेशर, टेम्परेचर का बेस्ट एग्जांपल है इवेपोरेशन ऑफ वाटर। इवेपोरेशन ऑफ वाटर और एक स्टेट चेंज है, मतलब सॉलिड से लिक्विड से गैसेस जा रहा है या सॉलिड से लिक्विड से, जितने भी स्टेट ऑफ चेंजेस हो रहे हैं, मतलब जहां सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैसेस या उल्टा सीधा चेंजेस हो रहे हैं, वो फिजिकल चेंजेस में आएंगे जो टेम्परेचर की वजह से। प्रेशर मतलब क्या, अगर आपने हाथ से कोई प्रेशर लगाया कॉटन बॉल को तो उसका साइज श्रिंक हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा फिजिकल चेंज में ड्यू टू प्रेशर। अच्छा, इसके अलावा ये रिवर्सिबल होते हैं, मतलब आप इसका प्रोसेस जो है वो वापस से रिवर्स कर सकते हो। इसका बेस्ट एग्जांपल अगेन इवेपोरेशन ऑफ वाटर। जब आप पानी को उबाल रहे हो तो लिक्विड से गैसियस स्टेट में जा रहा है, लेकिन आप ये भी समझो कि जब आप कूल करोगे, टेम्परेचर कम कर दोगे, धीमी आंच कर दोगे, तो वापस से जो वेपर से वो ड्रॉपलेट्स में लीड यानी कि ढक्कन पे कलेक्ट हो सकते, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। अच्छा, इसके अलावा इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कॉम्पोजिशन, मतलब इंग्रेडिएंट जिस चीज से बना हुआ है, तो कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर वो सेम रहता है, मतलब वो वैसा का वैसा ही रहता है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं केमिकल बात करूं, केमिकल चेंज में, तो यहाँ क्या चेंज होता है, यहाँ ओडर चेंज होता है, यहाँ टेस्ट चेंज होता है और कलर चेंज हो जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, इसका बेस्ट एग्जांपल राइपनिंग ऑफ मैंगो। जब आम पकता है तो ओडर चेंज हो गया, पहले रॉ मैंगो की खट्टा कुछ स्मेल आता है, फिर बाद में वो मीठा स्मेल हो जाता है, तो ये ओडर का हो गया। टेस्ट अगेन खट्टे से मीठा टेस्ट में चेंज हो गया। कलर, कलर पहले ग्रीन था फिर अभी येलोइश या ऑरेंज ऐसा कुछ कलर हो जाता है, तो ये तीनों में चेंज हो रहा है, मतलब वो केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। ये रिवर्सिबल है, तो ये होगा इरिवर्सिबल, मतलब आप जो एक बार नई चीज बन चुकी है उसको आप वापस से यहाँ रिवर्स नहीं कर सकते। तो इरिवर्सिबल मतलब जो चेंजेस होंगे वो परमानेंट होगा। नोट करो, जो चेंजेस होंगे वो हमेशा परमानेंट होंगे। अच्छा, तो इसमें जो कॉम्पोजिशन है, मतलब जिस चीज से वो बना हुआ है उसके इंग्रेडिएंट वो चेंज हो जाता है और वो परमानेंट होता है, परमानेंट चेंज हो जाता है। क्यों हो रहा है, क्योंकि जो ओल्ड बॉन्ड्स है वो ब्रेक हो जाते हैं और न्यू बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो जाता है, और न्यू बॉन्ड्स का मतलब है न्यू प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गया। और अच्छा, इसको एक बार अगर मैं सम अप करूं तो हम लोग क्या क्या देख सकते हैं। फिजिकल चेंज में क्या होगा, टेम्परेचर और प्रेशर में चेंज होगा। केमिकल चेंज में ओडर मतलब स्मेल, टेस्ट में चेंज हो रहा है, कलर में चेंज हो रहा है। इसके अलावा ये रिवर्सिबल हो जाता है, ये पहले जैसे वापस से आप इसको रिवर्स कर सकते हो, स्टेट ऑफ चेंज जैसे कर सकते हो वाटर को, तो ये रिवर्सिबल होगा। ये इरिवर्सिबल है, परमानेंट चेंज, जो एक बार नया प्रोडक्ट बन गया उससे आप लोग वापस से रिएक्टेंट जो पहले की चीजें उससे नहीं बना सकते। इसके अलावा कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर सेम रहता है। फॉर एग्जाम्पल, इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है कि जब आप कोई ये ग्लास को ऊपर से नीचे फेंकते हो तो वो टूट जाता है, लेकिन अभी वो कांच के ही पीसेस है, ऐसा नहीं तो वो स्टील बन गया, ये तो नहीं हो रहा है। इसका मतलब कॉम्पोजिशन, जो चीज पहले थी अभी भी वही है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर भी, भले ही वो वाटर के वेपर्स है लेकिन अभी भी उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट H2O ही है। इसका मतलब कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर सेम रहता है। केमिकल चेंज में ओडर, टेस्ट, कलर। बेस्ट एग्जांपल राइपनिंग ऑफ मैंगो, तीनों चीज हो रहा है। इरिवर्सिबल, एक बार आप जो मैंगो हो जाता है वो खुद मीठा हो गया तो आप उसको वापस से कच्चा कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते, तो वो इरिवर्सिबल होगा। कॉम्पोजिशन चेंज होता है, परमानेंट हो जाता है। क्यों, क्योंकि ओल्ड बॉन्ड्स टूटते हैं, नए बॉन्ड्स बनते हैं और मतलब नया प्रोडक्ट बन रहा है। ये हो गया बेसिक चेंज के मतलब कि अगर इसको आप नोट कर लो, वन शॉट बना रहे हो तो, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेकर इसको लिख लिया होगा। तो इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये वाला पॉइंट हो गया हम लोग का, ठीक है। तो हमारा फिजिकल एंड केमिकल चेंज का डिफरेंस हो गया। अब हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ राइटिंग का केमिकल रिएक्शन। क्या क्या रूल्स होते हैं, जो वर्ड इक्वेशन होता है। फॉर एग्जांपल, एक वर्ड इक्वेशन आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, कॉपर सल्फेट है, ठीक है, उसका एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है, प्लस जिंक है, जिंक का डस्ट है, वो जो है वो बन जाता है जिंक सल्फेट, ठीक है।
इसका वापस से एक्वस सोल्यूशन, मतलब पानी में आप लोगों ने इसको मिक्स किया, थोड़ा सा डाइल्यूट कर दिया है, प्लस कॉपर पार्टिकल्स बन रहे हैं, ठीक है। और अच्छा इसमें देखो, इसमें हो क्या रहा है, ये इतना बड़ा वर्ड इक्वेशन, इसको आप वर्ड इक्वेशन बोलते हो, क्यों? क्योंकि आप लोगों ने इसको प्रॉपर वर्ड्स में, अल्फाबेट्स में रिप्रेजेंट किया है। लेकिन अगर मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है इन शॉर्टर फॉर्म, तो वही उसका नाम होता है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन मतलब क्या होता है? केमिकल सिंबल्स में उसको डिराइव करना। केमिकल सिंबल्स में मतलब क्या? अच्छा, कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर सल्फेट लिखने की जगह मैं लिख सकता हूँ CuSO4। मैं जिंक डस्ट की जगह सिर्फ जिंक लिख सकता हूँ Zn। इससे बन क्या रहा है? जिंक सल्फेट, मतलब ZnSO4 प्लस कॉपर बन रहा है। ये मैं इसको और शॉर्ट कर दिया। और शॉर्ट क्या कर सकते हो? उसको एक्वस सोल्यूशन को हटा के मैं लिख दूं AQ, मतलब एक्वस सोल्यूशन। जिंक डस्ट है, मतलब रेती जैसा है, सैंड पार्टिकल्स की तरह, तो ये हो गया सॉलिड। ये भी एक्वस सोल्यूशन है, मतलब AQ हो गया, और कॉपर का वापस है सॉलिड पार्टिकल। ये इसको मैंने और रिप्रेजेंट कर दिया। अच्छा, इसमें जो हमेशा जो लेफ्ट साइड होते हैं वो होता है रिएक्टेंट्स, जो रिएक्ट करने वाले हैं। जो राइट साइड में होता है वो हमेशा होते हैं प्रोडक्ट्स, जो बनने वाले हैं। इसके अलावा ये जो एरो है, ये डायरेक्शन बताता है कि किस तरीके से कौन से तरफ रिएक्शन जा रहा है। इस तरीके से बन रहा है, मतलब ये जगह प्रोडक्ट है मेरा, ये तरफ राइट हैंड साइड है। अच्छा, इसके अलावा एनर्जी के टर्म्स में भी हम लोग काफी बार इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मतलब अगर लेट्स सपोज इस केस में एनर्जी बन रही है, अगर एनर्जी बन रही है मुझे, मतलब मुझे एनर्जी मिल रहा है, समझो इस केस में जो मुझे एनर्जी है वो मिल रही है, मतलब मुझे एनर्जी मिल रही है, तो मैं उसको राइट हैंड साइड में प्लस लिखूंगा हीट। मतलब अगर मुझे इस रिएक्शन में एनर्जी मिल रही है, मतलब मुझे ZnSO4 मिला, कॉपर मिला, तो राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट्स की तरफ से मैंने इधर लिख दिया हीट। तो मैंने इधर हीट लिख दिया राइट हैंड साइड में, RHS मतलब राइट हैंड साइड में हीट। और ऑन द अदर हैंड अगर एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक मतलब मैं उसको दे रहा हूं, मैं उसको एनर्जी दे रहा हूं, तो मैंने इस केस में मुझे एनर्जी मिली है। और अगर मैं एनर्जी दे रहा हूं रिएक्शन को कि ले ले भाई एनर्जी ले ले प्लीज मेरा काम कर दे, एनर्जी ले ले प्लीज मेरा काम कर दे, तो उसको मैं बुलाता हूं एंडोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा, ये क्या हो गया? जहां एनर्जी मिल रही है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, ये हो गया एक्सोथर्मिक। ये तो मैं एनर्जी दे रहा हूं। एनर्जी देने का दो तरीका है, मैंने रिएक्टेंट दिया और रिएक्टेंट के साथ दिया, मतलब मैंने हीट यहां लिख दिया। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या? लेफ्ट हैंड साइड में मैं लिखूंगा हीट, ये। अच्छा, अगर जिसको ज्यादा कंटाल आते तो क्या करते हैं एंडोथर्मिक में? और एक तरीका है, अगर मुझे हीट नहीं लिखने का है तो मैं कर दूंगा ऐसा सिंबल ट्रायंगल का। अच्छा, इसका मतलब क्या होगा? वापस से सम अप करते हैं कि मैंने वर्ड इक्वेशन को, इतना बड़ा वर्ड इक्वेशन, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक डस्ट, जिंक सल्फेट और कॉपर बना रहे, तो मैंने इसको और शॉर्ट किया वर्ड इक्वेशन में। कॉपर सल्फेट लिख दिया, AQ लिख दिया, जिंक लिख दिया, सॉलिड लिख दिया, जिंक सल्फेट और कॉपर इसको लिख दिया, इधर भी एक्वस लिख दिया, इधर भी सॉलिड लिख दिया। अब मुझे पता चला लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट है, इस तरीके से रिएक्शन जा रहा है, तो इसको मैं डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बोलता हूं, और ये चीज बन रही है इसको मैं क्या बोलूंगा? प्रोडक्ट्स बोल रहा हूं। इसके अलावा अगर मुझे पता चला कि अच्छा मुझे रिएक्शन हो लेकिन मुझे एनर्जी मिल रही है, एनर्जी मतलब क्या होता है कि अगर आपने पटाखा फोड़ा और आपको एनर्जी मिली, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी के फॉर्म में, तो मैं लिखूंगा राइट हैंड साइड में मुझे प्रोडक्ट मिला। प्रोडक्ट मतलब एशेस होते हैं ना, जो धूल मिट्टी रह जाती है, उसके साथ मुझे ये एनर्जी मिल रही, तो मैं क्या लिखूंगा? अगर एक्सोथर्मिक है, अगर एनर्जी मिल रही है, तो राइट हैंड साइड में हीट लिख दूंगा। अगर मेरे को एनर्जी देना पड़ा, ले ले भाई मेरा काम कर दे, तो मैं एंडोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में हीट में। दो तरीका है एंडोथर्मिक बताने का। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड में प्लस हीट लिख दो, या फिर रिएक्शन के ऊपर ये जो एरो उसके ऊपर आप लोग ट्रायंगल लिख दो। आप लोग एक काम करना, अगर आपको ये समझ में आए तो एक छोटा सा काम कर देना, पेज नंबर 46 पे आना, मेन क्वेश्चन 8 करना। ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ हीट राइट हैंड साइड में लिखा है, मतलब एक्सो है, मुझे प्रोडक्ट से मिल रहा है। यहाँ देखो ट्रायंगल दिखे, जैसे ट्रायंगल दिखे एंडो, यहाँ क्या अगेन राइट हैंड साइड में हीट मिल रहा है प्रोडक्ट के साथ, तो एक्सो है। यहाँ भी ट्रायंगल है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, फट हो जाएगा। अच्छा, आपका टाइम बहुत ज्यादा कीमती है, तो मैं और कुछ पॉइंट्स एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये अगर आप, आई होप आप लोग समझ होंगे, तो बोर्ड में ज्यादा जगह नहीं है। मैं सिर्फ ये वाले पार्ट को छोड़ के बाकी सब चीज इरेज कर देता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप लोग को वो वाला पार्ट प्लीज सॉल्व कर देना। एनर्जी वाला पार्ट आई होप आप लोग के लिए क्लियर हो गया होगा। रिएक्टेंट लेफ्ट में लिखते हैं, राइट में ये डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। और ये हीट भी मैंने हटा दिया, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये सब क्लियर हो गया, ठीक है। अब मेरा ये हीट वाला कंसेप्ट भी हो गया, आप लोग समझ गए एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर आप लोग को नहीं समझा तो प्लीज थोड़ा सा स्लो करके देख लेना, आप लोग टाइम कम है, इससे हम लोग फटफट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, और भी कुछ रूल्स हैं लिखते हुए कि जैसे कि क्या होता है, बहुत बार रिएक्शन होता नहीं है, तो रिएक्शन जब नहीं होता या फिर उसको रिएक्शन को फास्ट बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर दे देते हैं।
मतलब मैंने मतलब रिएक्शन में मैंने इसको 50 डिग्री सेंटीग्रेड या 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे किया। आप टेम्परेचर दे रहे हो मतलब क्या दे रहे हो, आप हीट दे रहे हो, गर्मी दे रहे हो, गर्मी मतलब एनर्जी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब आपने एनर्जी दिया तो रिएक्शन फास्ट हो गया। इसके अलावा प्रेशर दे दो, प्रेशर दे दो मतलब क्या होता है यार, और जैसे कि एक समझो एक ग्लास में एक ऐसा कंटेनर, इसमें बहुत सारे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन, आपने प्रेशर लगा दिया तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकरा गए, रिएक्शन हुआ, इसका मतलब प्रेशर देने से भी रूल्स मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है। इसके अलावा कैटलिस्ट जो होते हैं वो एक स्पेशल टाइप के कंपाउंड्स होते हैं, कैटलिस्ट को नहीं भूलना। कैटलिस्ट में क्या चीजें मैं आपको बताता हूं, देखो कैटलिस्ट ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, देखो मैं इधर लिख रहा हूं, कैटलिस्ट ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं या फिर मेटल्स होते हैं या फिर केमिकल कुछ भी हो सकता है, कोई एलिमेंट जो क्या करते हैं, इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, रेट बढ़ा रहे, फास्ट हो जाएगा रिएक्शन, मतलब जल्दी हो जाएगा रिएक्शन, प्रोडक्ट उतना ही बनेगा। पहले अगर मैं कैटलिस्ट को नहीं यूज कर रहा हूं तो भी 3 प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन अभी भी मुझे भी 3 ही प्रोडक्ट मिलेगा, बस जल्दी मिलेगा। पहले अगर 3 प्रोडक्ट मुझे 1.5 आवर्स में मिल रहा था तो अब मुझे वो 1 घंटा मिलेगा। मतलब इट डज, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, डज नॉट इंक्रीज प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को बढ़ाता है क्या, एक 2 से 3 बनाते हैं क्या, नहीं, बट ये क्या करता है, डिक्रीज टाइम, टाइम कम कर देता है फॉर सेम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, उतना ही बनाने के लिए, उतना ही प्रोडक्ट बनाने के लिए जो समय लग रहा था वो कम कर देता है। जैसे कि मैंने अगर कैटलिस्ट ने क्या, कैटलिस्ट का एग्जांपल क्या, निकल, निकल एक मेटल है, वो इस्तेमाल किया जाता है वनस्पति घी बनाने के दौरान, तो वो एक मेटल है, उसमें 60 डिग्री टेम्परेचर भी दिया जाता है ताकि और जल्दी रिएक्शन हो, क्योंकि मुझे घी जल्दी बनाना है। तो हम लोगों ने सीखा क्या, हम लोगों ने ये सीखा कि कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड बढ़ा रहे, प्रोडक्ट मुझे अभी भी 3 ही मिल रहा था, पहले भी 3 ही मिल रहा था, लेकिन अब क्या होगा, पहले 3 प्रोडक्ट मुझे 1.5 आवर्स में मिल रहे थे, अब मुझे वही जो प्रोडक्ट्स है 3 प्रोडक्ट्स मुझे 1 घंटा में मिलेगा, मतलब हर प्रोडक्ट अभी 20 मिनट में बनेगा, पहले आधे घंटे में बन रहा था। तो इससे क्या, रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बस जानने का है कि डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड, जैसे डाइल्यूट मतलब क्या होता है कि आप लोगों ने, डाइल्यूट मतलब क्या होता है कि आप लोगों ने रिएक्टेंट का एक्वस सॉल्यूशन, समझो कॉपर सल्फेट है, ठीक है, कॉपर सल्फेट अगर आपने डाइल्यूट ले लिया, इसका मतलब क्या हुआ, कॉपर सल्फेट डाइल्यूट होने का मतलब ये होता है कि आप लोगों ने कॉपर सल्फेट था प्योर, उसमें पानी मिला दिया, कॉपर सल्फेट में पानी मिला दिया, लेकिन अगर कॉपर सल्फेट प्योर है तो उसको क्या बुलाओगे, कंसंट्रेटेड बुलाओगे। अगर आपने पानी नहीं मिलाया, सिर्फ कॉपर और सल्फेट है, इसका मतलब वो कंसंट्रेटेड है। कंसंट्रेटेड है तो अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं, और अगर डाइल्यूट है तो अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं। कंसंट्रेटेड है तो अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे कि एक रिएक्शन है, जैसे कि एक रिएक्शन है, कॉपर है, ठीक है, जब मैं उसको HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड लेता हूं तो नाइट्रिक एसिड के रिएक्शन में, अच्छा वो बैलेंसिंग करने के बाद हम लोग बैलेंसिंग पार्ट पढ़ेंगे, मैं सिर्फ आपको रिएक्टेंट्स ऑफ प्रोडक्ट बताऊं, कॉपर है सॉलिड होगा, हाँ या नहीं, अभी हम लोगों ने सीखा HNO3। अच्छा ये ध्यान से सुनो, HNO3 जब मैं कंसंट्रेटेड ले आऊं, कंसंट्रेटेड मतलब प्योर, ये नाइट्रिक एसिड है, ठीक है, एसिड है, HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड, तो ये क्या बनता है, CuNO3 ट्वाइस, ठीक है, ये एक्वस बन रहा है, इसमें कोई तकलीफ है क्या, कोई तकलीफ नहीं। इसके साथ H2O बनता है, लिक्विड है, लिक्विड क्यों दिया हुआ है इधर, लिक्विड मतलब क्या होता है, लिक्विड मतलब होता है वो पानी में है। अगर कोई गैस बन रहा है, जैसे कि अगर CO2 बन रहा होता तो मैं ऐसे ऊपर बना दूंगा या फिर गैस लिख दूंगा कि बाबा अगर इस रिएक्शन में समझो इस रिएक्शन में, जैसे कि रिएक्शन आप लोग देखना CaCO3 जब हीट में उसको देते हैं, मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है प्लस CO2 बनता है, तो CO2 गैस लिख दो, ऐसे ऊपर एरो बना दो। ऊपर एरो मतलब क्या होता है, ऊपर एरो मतलब ये गैस बन गया और ये ऊपर बन गया। इसके अलावा सॉलिड समझ गए, S लिखोगे, लिक्विड लिखोगे L लिखोगे, एक्वस मतलब पानी मिल गया है तो आप लोग एक ही लिखोगे, अगर कंसंट्रेटेड है सिर्फ प्योर फॉर्म है तो CONC मतलब कंसंट्रेट लिख दोगे, जैसे कि ये लिख दिया मैंने, लिक्विड प्योर है मतलब L लिख दिया मैंने, एक्वस है मतलब कॉपर नाइट्रेट भी होगा प्लस इसमें एक्वस मतलब थोड़ा सा पानी भी मिला होगा, अगर गैस होगा तो ऊपर क्या होगा, एक स्पेशल तरीके का चीज बनता है जिसको बोलते हो प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट आप लोगों ने इससे पहले गारंटी सुना होगा, लेकिन प्रेसिपिटेट का फील देता हूं। प्रेसिपिटेट होता क्या है, प्रेसिपिटेट एक इनसॉल्युबल चीज होता है, क्या होता है, इनसॉल्युबल कंपाउंड होता है, इनसॉल्युबल केमिकल मिलता है विच सेटल्स एट बॉटम। मतलब इसका बेस्ट एग्जांपल, अगर आपको प्रेसिपिटेट को समझने का तो ये वाला एग्जांपल लो, समझो आप लोगों ने कोई ग्लास लिया, उस ग्लास में पानी भर दिया, उस ग्लास में पानी भर दिया और अब आपने क्या किया, चॉक का पाउडर जो है तोड़ दिया और चॉक का पाउडर डाल दिया, क्या चॉक का पाउडर मिक्स होगा, नहीं मिक्स नहीं होगा। आप लगातार स्टर करते रहोगे, मिक्स होगा नहीं, वो थोड़ी देर बाद आप लोग देखना कि वो थोड़ा सा नीचे सल्यूबल, नीचे मिक्स नहीं होगा मतलब इनसल्यूबल, सल्यूबल होता मतलब मिक्स कर देगा, डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन वो डिसॉल्व नहीं हो रहा मतलब वो इनसल्यूबल हो जाएगा। सेटल्स एट बॉटम मतलब नीचे सतह पर, बेस पर वो डिपॉजिट हो जाएगा, तो इसको
बोलते हैं प्रेसिपिटेट, समझे। और प्रेसिपिटेट नीचे डिपॉजिट होता है, अगर प्रेसिपिटेट बन रहा है तो नीचे, ऐसे नीचे हो जाएगा, नीचे, ठीक है। ऐसा एक प्रेसिपिटेट है जिसका नाम है AgCl, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, ये याद रखना एग्जांपल, सिल्वर क्लोराइड AgCl, सिल्वर क्लोराइड, ये एक प्रेसिपिटेट है। अगर कोई रिएक्शन में ये बनता है तो नीचे प्रेसिपिटेट नीचे बनेगा। CO2 बन रहा है तो मैंने लिख दिया ऊपर, गैस है फिर गैस लिख दो, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। H2O प्योर फॉर्म है तो लिक्विड। अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट के केस में। देखो ये चीज बना, और ध्यान से सुनना, अगर मैं इसको कॉपर लेता हूँ, कॉपर ही लिया मैंने, अब HNO3 लिया, लेकिन मैंने डाइल्यूट कर लिया। डाइल्यूट मतलब क्या, एक्वस सोल्यूशन है, मैंने पानी मिला दिया है, अभी भी कॉपर नाइट्रेट बन रहा है प्लस H2O बन रहा है। तो आप लोग बोलोगे हाँ सर ये तो ठीक है ना, ये भी कॉपर, जब नाइट्रिक एसिड लूंगा तो ये यही बनेगा, कॉपर नाइट्रेट प्लस H2O, इसमें भी कॉपर नाइट्रेट प्लस H2O बन रहा है। लेकिन फर्क ये है कि जब मैं कंसंट्रेटेड लेता हूँ तो NO2 गैस बनता है। देखो गैस है, मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसमें NO गैस बनता है। फर्क क्या, NO2 मतलब दो ऑक्सीजन तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। NO2 अगर बन गया तो ये रेडिश कलर की होती है, ये पॉइजनस होती है। तो अगर ये बन गया तो आप लोग अगर स्मेल कर रहे हो तो मर भी सकते हो, लेकिन ये जो होती है वो पॉइजनस नहीं होती है। मतलब अलग अलग कंसंट्रेशन से अगर मैंने कंसंट्रेटेड लिया तो अलग अलग प्रोडक्ट भी बन सकते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आप लोग नोट कर लो, समझ में आ रहा है आप लोगों को तो प्लीज टेल मी, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो विल मेक अनदर वीडियो जहां कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आपको नहीं समझ में आया, मे बी टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से, क्योंकि आपका यूनिट टेस्ट आ रहा होगा तो आप लोग पर बहुत प्रेशर होगा। और आई नो कि इसको समझना भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि आप पूरा रट नहीं पाओगे इसको, ठीक है। तो रूल्स इतने ही थे राइटिंग केमिकल रिएक्शन लिखने के दौरान, और मैंने सारे रूल्स को कवर कर लिया, ऑल दी 8 पॉइंट्स ऑफ ए टेक्स्ट बुक। तो ये वाला भी पार्ट खत्म हो चुका है। अच्छा, बैलेंसिंग मेरा बहुत फेवरेट पार्ट है। बैलेंसिंग 2 मिनट में करवा दूंगा। बैलेंसिंग इससे बढ़िया चीज आप लोग नहीं समझोगे बैलेंसिंग का। अच्छा, बैलेंसिंग को और अच्छा करने के लिए ना मैं आपको बताता हूँ हम लोग क्या करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, पेज 46 पे मेन क्वेश्चन 7 पे आप पे ना 4 एग्जाम्पल दिए हुए, ठीक है। उसमें से कोई भी 2 हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जो बहुत फेमस है, जो NaOH है वो H2SO4 के साथ जब रिएक्शन करता है, देखो अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, इसमें समझने वाली बात है, ठीक है। Na2SO4 बनता है प्लस H2O बनता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो मैं क्या लिख रहा हूं, NaOH एक्वस सॉल्यूशन होगा, NaOH का लिक्विड होगा, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड एक्वस सॉल्यूशन। ये डायरेक्शन क्या बता रहा है, एनर्जी दे रहा हूं मैं, सॉरी ये बता रहा है डायरेक्शन ऑफ एरो बता रहा है कि इस तरीके से रिएक्शन जा रहा है। Na2SO4 का भी एक्वस सॉल्यूशन है और पानी प्योर फॉर्म है तो लिक्विड है। देखो देखो बाबा, यही सब लिखा हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में। मेन क्वेश्चन 7 का डी वाला पार्ट देखो, हम लोगों ने जो पढ़ा उसी के बेसिस पर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या है, बैलेंसिंग का मतलब क्या है? बैलेंसिंग का मतलब होता है कि बाबा राइट हैंड साइड में जितने एटम से, वापस से राइट हैंड साइड में जितने एटम से उतने लेफ्ट हैंड साइड में एटम नहीं है। तो हम लोग का एक रूल है, रूल समझो, रूल पढ़ोगे तो जल्दी सॉल्व कर लोगे। रूल क्या है, पहले सबसे लास्ट हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन एकदम भैया आराम से बैलेंस करेंगे, और ऑक्सीजन से पहले सेकेंड लास्ट हम लोग हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। और इसको जितने भी छोड़ के, मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को लास्ट में बैलेंस करेंगे, बढ़िया रहेगा। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को लास्ट में बैलेंस करेंगे, बढ़िया रहेगा। इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स है उसको पहले बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में, हाइड्रोजन को सेकंड लास्ट में। तो अच्छा, ऑक्सीजन पहले देखो क्या क्या बैलेंस नहीं है, ठीक है। ये एक्वस सॉल्यूशन ये सब हो गया। इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में लिख देता हूँ, जस्ट बिकॉज थोड़ा सा कंजक्टेड हो गया ये। तो मैंने NaOH लिख दिया प्लस H2SO4 लिख दिया, बन गया है Na2SO4 प्लस H2O। हाँ या ना, यही दिख रहा है। अब देखो मैं क्या करूंगा, पहले मैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ दूंगा, बचा क्या, सोडियम। इधर एक सोडियम है, इधर 2 सोडियम है, मतलब सोडियम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड में इक्वल है क्या, नहीं, मतलब अनबैलेंस्ड रिएक्शन है। क्या है अनबैलेंस्ड रिएक्शन? नंबर 1 रूल है, क्या है, सबसे लास्ट में ऑक्सीजन को, सेकंड लास्ट में हाइड्रोजन। सेकंड रूल क्या है, जब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर यहां मिस कर दिए तो आई स्वेयर आप लोग नहीं कर पाओगे, आपका आंसर पक्का गलत आएगा। आप लोग हर बार जब एक एलिमेंट को चेक करोगे, हर बार जब आप एलिमेंट को चेक करोगे उसको बैलेंस करोगे, और उसके बाद सारे एलिमेंट्स को चेक करोगे। जैसे अगर मैंने सोडियम को बैलेंस कर लिया है, उसके बाद अगर मैं हाइड्रोजन को बैलेंस करता हूं, उसके बाद अगर मैं हाइड्रोजन को बैलेंस कर रहा हूं, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के बाद मैं वापस से सोडियम को देखूंगा कि वो बैलेंस है नहीं। अब आप लोग सोचोगे यार सोडियम को तो बैलेंस कर दिया था, तो उसको वापस से क्यों देखना है? रीजन ये है कि आपके हाइड्रोजन को बैलेंस करते हुए हो सकता है कि सोडियम डिस्टर्ब हो गया होगा।
समझो, मैं हाइड्रोजन को बैलेंस कर रहा हूं तो हो सकता है सोडियम डिस्टर्ब हो गया होगा, हो सकता है सल्फर डिस्टर्ब हो गया होगा, जैसे कि यहाँ सल्फर एक है, यहाँ एक सल्फर है। अगर मैं हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 1 2 लिख रहा हूँ तो उसके साथ 2 से मल्टीप्लाई सल्फर भी हो रहा है, मतलब 2 सल्फर हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि सल्फर अनबैलेंस हो गया। अभी आपको सल्फर बैलेंस लग रहा है तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग हर बार बैलेंस करने के बाद वापस से चेक करोगे, हर एक बार चेक किया वापस से चेक करोगे। कैसे करोगे अभी देखो, आप लोग को अगर नहीं भी समझ में आया तो मैं करके बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो NaOH है, सबसे पहले बैलेंस किसे करूंगा, सोडियम को करूंगा। सोडियम यहाँ 2 यहाँ 1, मैंने कर दिया 2, सोडियम बैलेंस डन। अब हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन को लास्ट में देखना था, सल्फर सल्फर बैलेंस है, सोडियम सोडियम। अब क्या सेकंड लास्ट में क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है। तो इधर देखो ये NaOH में एक हाइड्रोजन लेकिन 2, मतलब यहाँ 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इसका लेकिन 2 है, तो 2 सोडियम 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, मतलब यहाँ कितना है 2 है, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन। यहाँ H2 मतलब यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ 2 कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ कई हाइड्रोजन है क्या, नहीं। यहाँ कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो क्या हुआ, बैलेंस नहीं है, तो इधर मैं लिखूंगा 2। अभी 2 है, एक में H2O में क्या है, 2 हाइड्रोजन, एक H2O मतलब क्या होता है कि एक H2O में 2 हाइड्रोजन है, 2 H2O में 4 हाइड्रोजन है, हाँ या नहीं। अच्छा, तो यहाँ 4 हाइड्रोजन होगा, यहाँ 4 हाइड्रोजन होगा, लेकिन देखो, अब देखो यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन 4, यहाँ 4 हाइड्रोजन हो गए, 4 हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। वापस से सोडियम को चेक करो, देखो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, वापस से चेक करते रहो, जब तक आपके सारे एलिमेंट्स बैलेंस ना हो जाए वापस से चेक करते रहना है। ये छोड़ोगे तो पक्का आंसर गलत हो जाएगा, प्लीज यार बार बार चेक करते रहना, ठीक है। ज्यादा नहीं, अभी एक बार आपको आदत हो जाएगी ना तो ये जल्दी जल्दी हो जाएगा। देखो सोडियम 2 बैलेंस हो गया, 2 हाइड्रोजन और 2, 4 हाइड्रोजन, 2 2 4 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बैलेंस। ऑक्सीजन देखो, इधर देखो NaOH में एक ऑक्सीजन है लेकिन 2 है, मतलब 2 ऑक्सीजन इधर हो गया, इधर कितना है 4 ऑक्सीजन है, तो 4 और 2 6 ऑक्सीजन है। यहाँ देखो 4 और 2, देखो मैंने ऑक्सीजन, देखो पहले ऑक्सीजन बैलेंस नहीं था, अगर मैं 2 को हटा दूं तो पहले ऑक्सीजन बैलेंस था क्या, नहीं, लेकिन हाइड्रोजन बैलेंस करते हुए इधर 2 जब मैंने डाला तो इधर 2 ऑक्सीजन हो गया, 2 ऑक्सीजन इधर, 4 इधर, 4 2 6, 4 2 6, तो आपका ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा बैलेंस इक्वेशन। देख लो, समझे। और एक एग्जांपल लेते हैं, देखो और एक एग्जांपल लेते हैं। अब आपको ये समझा, नहीं समझा प्लीज इसको वापस देखो, आप लोग पक्का समझ जाओगे। एक एग्जांपल और लेते हैं, ये रूल समझे ना। पहला रूल क्या है, 2 रूल है इसमें। पहला रूल क्या है, पहला रूल ये है कि सबसे लास्ट में हम लोग किसको बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन से पहले किसको करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। उससे पहले किसको करेंगे, जो जो आपको एटम दिख रहा है, जो जो आपका मनपसंद है आप उसको बैलेंस करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये याद रखेंगे कि हर बार जब कोई आप एटम को बैलेंस करना शुरू करते हो तो जो बचा कुछ एटम है उसको भी करना है, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं, एक लेते हैं Ag का। Ag मेटल है, सॉलिड केस में रहेगा, HCl एक्वस सॉल्यूशन में होगा, क्या बनेगा AgCl। मैं क्यों ले रहा हूँ ये वाला एग्जांपल, देखो AgCl बन गया ना, आपके टेक्स्ट बुक में देखना इसको ऐसे डाउनवर्ड एरो दिया है, मतलब ये प्रेसिपिटेट है और H2 गैस बनता है, तो मैंने इसको ऊपर दे दिया, समझे। ये सब एग्जांपल्स देखो कैसे रिप्रेजेंट किया है, अगर आप लोगों ने पहला देखा हुआ है तो आपको ये सब समझ में आ जाएगा। चलो ठीक है, सिल्वर मेटल है ना पापा, तो सिल्वर सॉलिड स्टेट में होगा, ठीक है। आप देखते कैसे बैलेंस करना है। इसमें ऑक्सीजन है क्या, नहीं, टेंशन ही नहीं। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को अभी लास्ट में करना है, बचा क्या, सिल्वर। देखो अभी क्या होगा, देखो क्या क्या अनबैलेंस्ड है, देखो Ag1 है, Ag1 है, सिल्वर बैलेंस नहीं है। क्लोरीन 1 है, क्लोरीन 1 है, क्लोरीन बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, मतलब सिर्फ सिल्वर और हाइड्रोजन बैलेंस है। लेकिन देखना बाद में अगर आप छेड़छाड़ करोगे तो क्लोरीन अभी बैलेंस है लेकिन बाद में अनबैलेंस होने वाला है। वापस से सुनो, क्लोरीन अभी बैलेंस्ड है लेकिन बाद में अनबैलेंस होने वाला है, इसीलिए हम लोग वापस से चेक करेंगे। वापस से चेक करोगे कोई गलती नहीं होगी। देखो क्या करने का है, हाइड्रोजन को बाद में, बचा क्या, एक बचा सिल्वर, एक बचा क्लोरीन। पहले Ag को करते हैं, मुझे अच्छा लगता है Ag ऐसा वाला, ठीक है। चलो तो यहाँ एक तो बैलेंस है, मेरे को ऐसा लगा था अनबैलेंस है, चलो ये भी बैलेंस है, टेंशन गया। क्लोरीन एक, ओ क्लोरीन भी बैलेंस है। तो अभी ध्यान से सोचा, ये वाला एग्जांपल बढ़िया है। आपके हिसाब से आपने देखा यार Ag1 बैलेंस है, क्लोरीन एक बैलेंस है, हाइड्रोजन अनबैलेंस है। तो अगर आप समझोगे यार इधर एक क्या हाइड्रोजन इधर एक है तो यहाँ 2 कर दो, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। लेकिन अभी आता है ट्विस्ट, अब इधर कितना हो गया, 2 क्लोरीन, अब इधर कितना है, 1 क्लोरीन। तो आपका हाइड्रोजन आप बैलेंस करते हैं, लेकिन क्या हुआ, लेकिन
क्लोरीन अनबैलेंस हो गया, आपको हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं तो अभी क्या करोगे, वापस चेक करोगे। ठीक है कोई नहीं, मैंने नंबर जब आप नंबर ऐड करोगे, जब नंबर ऐड करोगे, जब नंबर ऐड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, कुछ भी करोगे, नंबर लिखोगे, तब दोबारा चेक करोगे। ठीक है, ये याद रखना, दोबारा चेक करेंगे। ठीक है, देखते हैं। तो सिल्वर एक कोई बात नहीं, दो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बैलेंस। क्लोरीन देखो, दो क्लोरीन एक क्लोरीन, तो यहां भी दो कर दूं, प्रॉब्लम हो गया सॉल्व क्या? नहीं। अब सिल्वर देखो बैलेंस नहीं होगा तो क्या करोगे, वही नॉर्मल बात, वापस से चेक करेंगे। वापस से चेक करोगे कैसे, वापस से देखो, दो हाइड्रोजन, ठीक है, दो क्लोरीन, दो सिल्वर, इधर कर दो ना, दो सिल्वर, हो गया ना। अब देखो फाइनल जब आपके सारे एलिमेंट बैलेंस हो गए, आपका बैलेंस रिएक्शन कंप्लीट। देखो, दो सिल्वर, ठीक है, दो सिल्वर, ठीक है, दो हाइड्रोजन H2, दो हाइड्रोजन, दो क्लोरीन, हो गया ना बैलेंस। अगर आपको नहीं समझा ये वाला तो प्लीज थोड़ा सा पीछे करो, थोड़ा सा 1x में कर दो और अच्छे से, मतलब 1.5 या 0.5x में करो और वापस से समझो। ठीक है, मेरे ख्याल से दिस इज इनफ फॉर दिस वन पार्ट, कि आप लोगों को ये भी समझा बैलेंसिंग वाला पार्ट बहुत आसान है। तब तक बैलेंस करते जाओ जब तक सारे एलिमेंट बैलेंस ना हो जाए। और एक को बैलेंस करने के बाद, ये देखो रूल नंबर 2, एक को बैलेंस करने के बाद, मैं वापस से बोल रहा हूँ क्योंकि हो सकता है आप लोग भूल जाओ, ये नहीं ध्यान में रहे। जब आप कोई नंबर लिखोगे, कोई दूसरे का एलिमेंट को बैलेंस चाहे क्यों ना करो, हो सकता है सोडियम को बैलेंस करते हुए हाइड्रोजन डिस्टर्ब हो जाए, हो सकता है हाइड्रोजन को बैलेंस करते हुए सोडियम डिस्टर्ब हो जाए। अच्छा, एक क्लास मेरे तसल्ली के लिए एक लास्ट एग्जांपल कर लेते हैं प्लीज। मैं आपको इसका ना एक जादू दिखाता हूँ। अभी देखो, आप लोग एक टेक्स्ट बुक में जब देखोगे ना तो आपको ये दिखेगा H2SO7 है जो लिक्विड में है। ठीक है, और जब इसका रिएक्शन H2O के साथ होता है जो लिक्विड है तो बनता है H2SO4। ठीक है, जो एक्वस सॉल्यूशन है या इसको लिक्विड बोल सकते हो। ठीक है, लिक्विड बन रहा है, ठीक है, मतलब प्योर बन रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखो क्या करोगे। अब आपको लगेगा कितने सारे एलिमेंट है, लेकिन मैं आपको बढ़िया बता दूं इसमें होता क्या है। नॉर्मल स्टेप, अब समझो आपका फाइनल टेस्ट है, ये आप पहले खुद से करो। खुद से करोगे, कैसे करोगे? सबसे पहले ऑक्सीजन दिख रहा है, हाइड्रोजन दिख रहा है, सल्फर दिख रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में, हाइड्रोजन को सेकंड लास्ट में, बचा क्या? सल्फर। इधर दो सल्फर है, इधर दो सल्फर ऐड कर दो। अच्छा, पहले देखते हैं क्या क्या अनबैलेंस है। पहले ये देखते हैं, दो सल्फर एक सल्फर इज अनबैलेंस। हाइड्रोजन दो, ठीक है, और दो हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन है लेकिन यहाँ दो हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन भी बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन देखो, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 4, मतलब तीनों एलिमेंट्स अनबैलेंस्ड है। वापस से बोल रहा हूँ, तीनों एलिमेंट्स अनबैलेंस्ड है। लेकिन जादू देखो साइंस का कि आप लोगों ने कोशिश किया, चलो सल्फर को पहले बैलेंस करते हैं। सल्फर दो, सल्फर एक इधर कर दिया, दो, एक H2SO4 में एक सल्फर है, दो H2SO4 में दो सल्फर है, यहाँ भी दो सल्फर है, सल्फर बैलेंस। अब देखो हाइड्रोजन को करना था, दो हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन, एक H2SO4 में दो हाइड्रोजन, दो में चार हाइड्रोजन, हाइड्रोजन खुद से बैलेंस हो गया। मतलब हो सकता है डिस्टर्ब भी हो सकता है खुद से बैलेंस हो जाए। अब मैं क्या करूंगा, हाइड्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, वापस से मैं ऑक्सीजन को देखता हूँ। 7 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, H2O में एक ऑक्सीजन, तो 7 1 8, एक H2SO4 में 4 ऑक्सीजन, 2 में 8, मतलब ऑक्सीजन में खुद से बैलेंस हो गया। यही बता रहा हूँ। मैंने क्या किया, बार बार चेक कर रहा हूं मैं। अब मैंने क्या, सारे एलिमेंट्स को एक साथ चेक कर लिया, सब एक साथ बैलेंस है। अब ये मेरा रिएक्शन कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा ये लेंदी पार्ट हो गया, लेकिन बैलेंसिंग इज द पार्ट जो बहुत हाई चांस एग्जाम में आ जाना। ठीक है, ये वाला पार्ट में बैलेंसिंग इज लाइक, समझ रहे हो, प्रीमियम वाली बात है। अगर आपको ये वाला चीज समझ गया ना तो ब्रावो भाई, बढ़िया। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, बट अगर आपको नहीं भी समझे ना तो प्लीज रिवाइंड करके पूछ लो, कमेंट सेक्शन में पूछ लो, मैं वापस पढ़ाऊंगा वो वाला पार्ट का स्पेसिफिक वीडियो। अगर एक जन ने भी कमेंट किया ना उसके लिए भी बनाऊंगा। आप लोग को सबको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, थोड़ा सा मस्ती करते हैं, मस्ती मतलब पढ़ाई करेंगे लेकिन थोड़ा सा मस्ती वाला पार्ट हो गया ना बैलेंसिंग। अभी टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन मेरा फेवरेट वाला पार्ट है। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन मेरा फेवरेट वाला पार्ट है। देखो, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, 4 तरीके के रिएक्शन होते हैं। एक होता है कॉम्बिनेशन, ठीक है, एक होता है कॉम्बिनेशन, ठीक है, दूसरा होता है डीकंपोजिशन, तीसरा होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, चौथा होता है
डबल डिस्प्लेसमेंट। अच्छा ठीक है, ये तो साइंस वाली बात हम लोग लिखा। कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है, ठीक है। आप लोग ये वाला पार्ट थोड़ा सा लिख लो, मैं बताता हूँ इसका। शुरुआत करते हैं, चलो ठीक है। देखो कॉम्बिनेशन, पहला रिएक्शन। कॉम्बिनेशन मतलब क्या हो रहा है, नाम क्या मिल रहे हैं, दो दिल मिल रहे हैं। चलो ये वाला मतलब मैं अच्छे से गा सकता हूँ, देखो दो दिल मिल रहे हैं, देखो मैं गा सकता हूँ। चलो कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब दो दिल मिल रहे, दो रिएक्टेंट्स मिल रहे, मतलब इसका मतलब क्या हो रहा है, दो दिल मिल रहे और एक इंसान बन रहे। मतलब इसका मतलब क्या होता है, मतलब टू रिएक्टेंट्स, दो रिएक्टेंट्स मिल रहे और एक सिंगल प्रोडक्ट। समझ रहे हो, दो दिल मिलेंगे तो क्या होगा, समझ रहे हो। दो रिएक्टेंट है, सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है, इसका मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन हो रहा है। कॉम्बिनेशन को कैसे याद रखोगे, मैरिज हो रही है, दो रिएक्टेंट मिल रहे, एक प्रोडक्ट मिल रहा है, इसका मतलब क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्या एग्जाम में आ गया डेफिनेशन, क्या बोलोगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच टू रिएक्टेंट, टू और मोर, दो से ज्यादा भी तो मिल सकते हैं, टू रिएक्टेंट, समझ रहे हो ना। हाँ, तो टू रिएक्टेंट्स एटलीस्ट टू रिएक्टेंट्स मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे, तो क्या बोलोगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके अलावा क्या हो रहा है, डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन मतलब क्या हो गया, डिवोर्स। डीकंपोजिशन मतलब क्या हो गया, डिवोर्स। इसका मतलब क्या हो गया कि एक रिएक्टेंट है, एक फैमिली, एक रिएक्टेंट, लेकिन डिवोर्स हुआ तो क्या हुआ, इसका मतलब हो रहा है एटलीस्ट टू प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है कि बाबा एक जन का चीज टूट गया और अब दोनों अलग अलग है, तो इसको आप लोग कैसे याद रखोगे, इसको याद रखोगे डिवोर्स से याद रख लेना कि एटलीस्ट एक जो बॉन्ड था वो भी टूटने वाला है। अच्छा, दो दिल का एक कॉम्पोजिशन का बेस्ट एग्जांपल क्या होगा, अरे C+O2 गिव्स CO2, ये वाला रिएक्शन होगा। डीकंपोजिशन का क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट जब टूटता है तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बनता है, हो गया ना C प्लस, हो गया ना ये कॉम्बिनेशन। कार्बन अकेला था, ऑक्सीजन ने बॉन्ड बना के रखा था, चलो दोनों एक साथ बन रहे थे, कार्बन और ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाया, CO2 बन गया ना, तो ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि मैरिज, दो रिएक्टेंट है, सिंगल प्रोडक्ट मिल रहे, तो कॉम्बिनेशन का एग्जांपल होगा। डीकंपोजिशन क्या होगा, डिवोर्स की तरह होगा कि एक रिएक्टेंट है टूट जाएगा। अच्छा, टूटेगा मतलब क्या होगा, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी ना, तो आपने एनर्जी दे दी, हीट हो गया मतलब क्या, कैल्शियम कार्बोनेट टूट गया, दो अलग अलग चीजें बन गए। एटलीस्ट टू से ज्यादा में भी टूट सकता है, बट एटलीस्ट टू रिएक्टेंट्स, टू प्रोडक्ट्स में टूट जाएगा। तो एक रिएक्टेंट जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो टूटा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में, ये हो गया, ठीक है। अच्छा ये तो छोड़ो, ये तो समझ में अगर आया होगा ना, इसको वैसे ही लिखना जैसे मैं लिख रहा हूं। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या याद रखोगे, डिस्प्लेसमेंट मतलब देखो क्या, रिप्लेसमेंट। अच्छा, रिप्लेसमेंट से तो बहुत रिलेट कर रहे होगे, तो रिप्लेसमेंट ऑफ आयंस, रिप्लेसमेंट ऑफ आयन, इसमें क्या होता है, इसमें थर्ड पर्सन की एंट्री होती है, थर्ड पर्सन की एंट्री होती है, और पहले वाला बॉन्ड टूट सकता है, टूट जाता है, मतलब जो पहले वाले आयन से वो टूट जाएगा, उसको रिप्लेस करेगा कौन, इसका एग्जांपल देखा है कि। अच्छा मैं इसको इरेज कर लेता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ आ सके। मैं 3 तलक लिखता हूं, ये वाला 2 पार्ट लिख, ठीक है, 1 2 3। ठीक है, ये वाला वापस पार्ट लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट वाला, इसको ऊपर को कंटिन्यू करते, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या हो गया, थर्ड पर्सन एंट्री आने वाली। क्या इसका रिएक्शन देखे हम लोगों ने, हाँ देखे। कौन सा रिएक्शन सर, अरे बाबा जो हम लोग रूल्स लिख लेते हो, क्या कर रहे थे, देखो क्या था, कॉपर सल्फेट था, उसका क्या था, एक्वस सॉल्यूशन था, हाँ या ना, उसके साथ जिंक आया, जिंक डस्ट आया, जो क्या था, सॉलिड था, बना क्या, ZnSO4 बना, जो क्या था, एक्वस सॉल्यूशन था, और कॉपर था। अब देखो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ या नहीं हुआ, देखो आयंस बन रहे, आयंस मतलब क्या, जब कॉपर सल्फेट टूटेगा, कॉपर ने सल्फेट के साथ बॉन्ड बनाया क्या, हाँ, तो अगर टूटेगा तो Cu+2 और SO4 2- बनेगा। अगर जिंक सल्फेट टूटेगा क्या, बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर टूटेगा तो Zn+2 और SO4 2-, कॉपर टूटेगा क्या, नहीं, अकेले कैसे टूट जाएगा, अकेले इंसान टूटता है, बट कॉपर नहीं टूट रहा है, जिंक भी नहीं टूट रहा है। अब होगा क्या, देखो कैसे रिप्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या देखोगे, थर्ड पर्सन एंट्री है, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या देखोगे, थर्ड पर्सन एंट्री होगी, ये रिप्लेस करेगा, किसको रिप्लेस करेगा, जिसका बॉन्ड बना हुआ था, देखो कैसे करेगा।
देखो एक कहानी है, फटफट सुन लेते हैं। कॉपर ने सल्फेट के साथ बॉन्ड बनाया, कॉपर ने सल्फेट के साथ बॉन्ड बनाया रहा है, दोनों खुश है। कॉपर ने सल्फेट के साथ बॉन्ड बनाया, दोनों खुश है। डेफिनेशन ध्यान से सुनना, कॉपर ने सल्फेट के साथ बॉन्ड बनाया, दोनों खुश है। लेकिन एक टाइम पे आया क्या हुआ, जब कॉपर और सल्फेट का बॉन्ड ब्रेक होने लगा। कॉपर कम चैटिंग कर रहा है, कॉपर कम रिएक्टिव है, कभी कभी हाय हेलो ओके टाइप का मैसेज दे रहा है। सल्फेट को अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा, कॉपर से उसको इतना टेंशन नहीं मिल रहा था, तो कॉपर और सल्फेट का बॉन्ड वीकेंड होने लगा। थर्ड पर्सन देखो, थर्ड पर्सन क्या किसी के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है? नहीं, अकेला है। थर्ड पर्सन अकेला है। थर्ड पर्सन ने क्या, ये थर्ड पर्सन है। जैसे ही कॉपर का सल्फेट का बॉन्ड वीक होने लग गया, कॉपर कम रिएक्टिव होने लग गया, कॉपर हाय हेलो ओके ठीक ठाक ऐसे मैसेजेस करने लगा, जिंक धाड़ धूप धाड़, हाय हेलो कैसे हो, खाना खाया कि नहीं, ये सब मैसेजेस कौन करने लग गया, जिंक करने लग गया। तो सल्फेट ने क्या बोला, यार ये तो अटेंशन दे नहीं रहा, तो क्या करते, जिंक बोलते हैं ठीक है चलो सल्फेट के साथ बॉन्ड बनाते, जिंक सल्फेट बन गया, कॉपर को निकाल दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉपर रिप्लेस हो गया, कॉपर को बोल चल हट, और जिंक ने सल्फेट के साथ बॉन्ड बना दिया। ये दुखद कहानी खत्म हुई। कॉपर सल्फेट जब रिएक्शन करता है जिंक के साथ तो बनाता है जिंक सल्फेट कॉपर। इसे कैसे याद रखोगे, देखो डेफिनेशन क्या दिया, द रिएक्शन इन विच द प्लेस, किसकी प्लेस, कॉपर सल्फेट की प्लेस, इन विच द प्लेस ऑफ एन आयन ऑफ अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज टेकन बाय मोर रिएक्टिव एलिमेंट। अच्छा ये लिख लो, मैं इसका डेफिनेशन लिखता हूं, ये लिख लिया है, अब इसका डेफिनेशन में लिख रहा हूं ताकि आप लोग ये वाला एग्जाम अगर में आता है ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट में आपको क्या याद रखना है, डिस्प्लेसमेंट में याद रखना है एक थर्ड पर्सन होगा। क्या थर्ड पर्सन ने किसी के साथ बॉन्ड बनाया? नहीं, थर्ड पर्सन सेज आई एम वेटिंग, तो थर्ड पर्सन ये कहता है कि आई एम वेटिंग, मैं रुका हुआ हूं। तो डेफिनेशन क्या कहता है, द रिएक्शन इन the reaction in which the place of ion of less reactive element is taken by more reactive element by formation of its own ions। ये क्या है, ये सब कुछ नहीं याद रखो, समझोगे देखो कैसे, ये तो दूसरा है बाबा, इसको पढ़ना भी बचाओ, ये तो और डेंजरस है। द रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन इन विच द प्लेस ऑफ द आयन ऑफ लेस रिएक्टिव एलिमेंट, मतलब कॉपर का आयन बन रहा था सल्फेट के साथ, जब कॉपर सल्फेट टूटा था तो कॉपर का आयन बना था, लेकिन हुआ क्या, द प्लेस, उसका आयन का रिएक्टिविटी कम हो गया, उसका जो लेस रिएक्टिव था, जो कभी कभी मैसेज करता, उसको रिप्लेस कर रहा है। देखो द रिएक्शन इन विच द प्लेस ऑफ द आयन ऑफ लेस रिएक्टिव एलिमेंट इज टेकन बाय, ले कौन रहा है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट है जिंक है, लेकिन क्या उसने किसी के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है? नहीं, थर्ड पर्सन अकेला बैठा हुआ, ही इज वेटिंग, ताकि उसके पास कोई एक्सक्यूज ना हो, मैं किसी और के साथ, आई एम फ्री फॉर यू। तो इसका मतलब क्या, इज टेकन बाय मोर रिएक्टिव एलिमेंट, और उसने अपना खुद का आयन बना दिया Zn+2। पहले Zn जब अकेला था डस्ट में, क्या उसने आयन बनाया था? नहीं, जब Zn सल्फेट के साथ चला गया तो उसने Zn+2 बना दिया। इसका मतलब क्या, कोई ऐसा रिएक्शन जिसमें लेस रिएक्टिव एलिमेंट की जगह ले रहा है कौन, ऐसा आयन जो और ज्यादा रिएक्टिव है और खुद का आयन बना ले, तो क्या बुलाओगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बुलाओगे, हाँ या ना। अब कॉपर बोलेगा ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। अब होगा क्या, देखो इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या। अच्छा आप लोग अगर इंस्टाग्राम यूज करते हो तो एक बहुत ज्यादा ट्रेंड ऐसा वायरल है, वो जो करता है ना कि यार मेरे साथ ऐसा हुआ तो ले तेरे साथ भी, तो डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जो तूने किया वही मैं तेरे साथ करूंगा। कैसे होगा देखो, अब इस रिएक्शन को देखो, समझो क्या। अच्छा इसका समझे ना, इसका डेफिनेशन क्या है, द रिएक्शन इन विच आयंस आर एक्सचेंज हो जाएगा, इसमें स्विच हो जाएगा, मतलब तूने मेरे साथ किया तो मैं भी तेरे साथ करूंगा। लेकिन इसमें रिएक्शन में क्या याद रखने का है, जो भी डबल डिस्प्लेसमेंट है, जो डबल डिस्प्लेसमेंट है उसमें डेफिनेशन में क्या याद रखोगे कि इसमें जो आयंस है, आयंस मतलब क्या, रिएक्टिव वाला पार्ट है, मेटल्स नहीं रिएक्ट कर सकते, आयंस रिएक्ट कर सकते, तो आयंस एक्सचेंज होंगे। और इसको याद रखने का तरीका देखो कि ऑलवेज हमेशा प्रेसिपिटेट बनेगा। ऐसी रिएक्शन को क्या बोलोगे, तो देखो इसका एक रिएक्शन, एक एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को। आप लोग के एग्जांपल में दिया हुआ है कि K2 पोटेशियम, इसको बोलते हैं पोटेशियम क्रोमेट, K2CrO4 प्लस पोटेशियम बेरियम सल्फेट, और इसमें क्या बन रहा है,
पोटेशियम सल्फेट प्लस बेरियम क्रोमेट, ये वाला रिएक्शन है। अब इसको ये क्यों डबल डिस्प्लेसमेंट, देखो पोटेशियम ने क्रोमेट के साथ बॉन्ड बनाया है, हाँ, बेरियम ने सल्फेट के साथ बॉन्ड बनाया है, हाँ, दोनों खुश नहीं है, दोनों अपने रिएक्शन के साथ, अपने पार्टनर के साथ खुश नहीं। तो क्या बोलेगा ये रिएक्शन, स्विच करो। स्विच करने में क्या देखोगे, पोटेशियम ने सल्फेट के साथ बॉन्ड बना लिया अभी और बेरियम ने क्रोमेट, और इसमें से होता क्या है पता है क्या, इसमें एक जन खुश हो जाता है बॉन्ड बनाने से, एक्सपेक्ट करने से, और एक जन बोलता है यार ये तो और डेंजर मुसीबत है, पहली वाली नहीं समझ रही थी, दूसरी वाली नहीं समझेगी, तो बेरियम क्रोमेट जो है इधर सेटल हो जाता है, प्रेसिपिटेट बनता है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट। जैसे हम लोगों ने चौक की बात की तो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट लग रहा था, वैसे ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट है, ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट है। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, आयन मतलब पोटेशियम और क्रोमेट एक्सचेंज हो रहे हैं, पोटेशियम सल्फेट के साथ आ रहा है, बेरियम क्रोमेट के साथ आ रहा है, लेकिन पोटेशियम सल्फेट की बॉन्ड जमी क्या नहीं, टूट जाएगा बाद में ये, लेकिन बेरियम क्रोमेट का बॉन्ड बना रहेगा और प्रेसिपिटेट बन जाएगा, सेटल डाउन इन लाइफ। इसका मतलब क्या हो रहा है, प्रेसिपिटेट। तो कभी भी आपको प्रेसिपिटेट दिख जाए तो डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन। अगर थर्ड पर्सन ने बॉन्ड नहीं बनाया और बाद में बॉन्ड बनाते तो मतलब डिस्प्लेसमेंट। अगर मैरिज हो रहा है तो कॉम्बिनेशन, डिवोर्स हो रहा है तो डिकम्पोजिशन। टाइप ऑफ रिएक्शन इसके साथ खत्म होता है। मैंने पहले से ही लिख दिया, पता नहीं क्यों लगता है मुझे। अगर आप लोग को समझा ये वाला पार्ट तो प्लीज टेल मी, अगर आप लोग को ये समझा, क्योंकि ये वन शॉट बहुत ज्यादा जरूरी। देखो मेरा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस में एंडी चला गया चालू से, इसको वापस करते हैं। ठीक है, ये हो गया, ठीक है, ये ए बी सी डी वाला पार्ट हो गया। अब आ रहे फैक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल रेट ऑफ रिएक्शन। इसका मतलब क्या है, अच्छा आप लोगों ने एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का रिएक्शन जानते हो नहीं। एंडोथर्मिक मतलब क्या होता है, एनर्जी मिल रही है। अगर एंडोथर्मिक है तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड मतलब रिएक्टेंट्स के साथ हीट मतलब एनर्जी लिखी होगी, या फिर अगर एंडो है तो एरो के ऊपर ट्रायंगल साइन होगा मतलब एंडो, और अगर एक्सो है तो प्रोडक्ट का साइड मतलब राइट हैंड साइड में लिखा होगा प्रोडक्ट प्लस हीट। ये समझ लो या नहीं, ठीक है। इसके अलावा अब हम लोग करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन मतलब क्या होता है, ऐसी कौन सी चीज है जिसके वजह से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, ऐसा कौन सी चीज है जिससे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ते हैं। तो आपके टेक्स्ट बुक में 5 दिए हुए, जिसमें से आप शायद 2-3 तो जानते ही हो, आई होप। क्यों, क्योंकि अभी तो पढ़े हो ना। अरे देखो, एक तो आप लोग जानते ही हो, पक्का जानते हो, कैटलिस्ट हो गया, हाँ या ना, कैटलिस्ट हो गया, हाँ या ना भाई, कैटलिस्ट हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, कैटलिस्ट क्या करते हैं, कैसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, नहीं प्रोडक्ट बढ़ाते नहीं, प्रोडक्ट उतने ही प्रोडक्ट कम मतलब डिक्रीज करते हैं टाइम इन विच प्रोडक्ट्स आर मेड। मतलब अगर पहले 3 प्रोडक्ट्स 1.5 घंटे में लग रहे थे तो अब वही 3 प्रोडक्ट्स आपको 1 घंटे में मिलेगा। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर रहे, स्पीड जल्दी बढ़ा, लेकिन प्रोडक्ट्स उतना ही बन रहा है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। वो पहले जितना था अभी भी उतना ही रहेगा, बस वो क्या कर दिया है, किसी और को जल्दी बनाने में मदद कर रहा है। तो ये कैटलिस्ट हो गए। कैटलिस्ट से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया कि नहीं, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, रेट मतलब स्पीड। इसके अलावा बी हो गया आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर हुआ कि नहीं, टेम्परेचर दे दियो मतलब क्या कर रहे हो, एनर्जी दे रहे हो, ले ले भाई एनर्जी, थोड़ा जल्दी कर ले, और एनर्जी ले ले, थोड़ा जल्दी कर दे, तो टेम्परेचर हो गया कि नहीं। इसके अलावा प्रेशर हो गया कि नहीं। अच्छा आप लोग ये तो जानते हो ना कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट भी इंपॉर्टेंट है। नेचर मतलब क्या, कौन रिएक्ट करने चाहता है। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मुझे बताओ, जिंक ने भी सल्फेट के साथ बॉन्ड बनाया, बाद में कॉपर ने भी सल्फेट के साथ बॉन्ड बनाया, लेकिन ज्यादा रिएक्टिव कौन है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है। इसका मतलब जो रेट, अगर जिंक का मैं रिएक्शन करवाना चाहता हूँ सल्फेट के साथ तो जल्दी जल्दी बन जाएगा जिंक। जब मैं जिंक और सल्फेट बनाऊंगा तो जल्दी जल्दी बन जाएगा या नहीं, और अगर कॉपर बनाऊंगा तो बनेगा लेकिन थोड़ा धीरे धीरे बनेगा। इसका मतलब क्या, रेट ऑफ रिएक्शन के लिए नेचर भी जरूरी है। नेचर मतलब कौन रिएक्ट करना चाहता है। एक एग्जांपल याद रख लो मेरे लिए, एल्यूमिनियम जिंक से ज्यादा रिएक्टिव होता है, किसके साथ, एसिड्स के साथ। ये याद रख लो, ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, आ सकता है। एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है किससे, एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक। मतलब जिंक देखो, मतलब इसका मतलब क्या है, बाप का बाप सवा बाप, मतलब सवा शेर हो गया, सॉरी। जैसे कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव कौन था, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव था जिंक, लेकिन जिंक का बहुत बड़ा, ये जिंक का बाप कौन आ गया, एल्यूमिनियम। ये वाला ऑर्डर याद रखोगे एसिड्स के लिए, हाँ या ना। मेटलर्जी में ये और डिटेल में पढ़ेंगे, इफ यू स्टे कनेक्टेड विद मी। नेचर हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ठीक है। कंसंट्रेशन हो गया। कंसंट्रेशन मतलब क्या होता है कि बाबा कितना ज्यादा ले लिया मैंने,
कंसंट्रेशन मतलब क्या, अगर H2SO4 में मैंने पानी मिला दिया, अगर H2SO4 में पानी मिला दिया तो समझो अगर कोई इंसान प्योर है, इनोसेंट है, तो उसकी पूरी प्रॉपर्टीज दिखाएगा। अगर मैं इनोसेंट हूँ तो मेरे से कोई पूछेगा यार हेल्प कर दे, ठीक है कर दे, लेकिन अगर मेरे में मिलावट है तो मैं क्या करूंगा, ये हेल्प क्यों मांग रहा है, क्या इसमें मेरा फायदा है, तो मैं रिएक्शन करूंगा क्या, नहीं मैं वो काम नहीं करूंगा, मैं सोचूंगा अरे नहीं नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इसको बोलते हैं ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग नहीं करना चाहिए। इनोसेंट हो जो अपनी प्रॉपर्टी से दिखाओ, तो अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है, मतलब अगर मैं प्योर HCl डाल दूं, प्योर HCl का रिएक्शन करूं, प्योर H2SO4 का रिएक्शन करूं तो जल्दी होगा, अगर पानी मिला दे तो कम जल्दी हो जाएगा। इसका एग्जांपल देखिए, कंसंट्रेटेड हाँ या ना, फैक्टर्स डिपेंड कर रहा है कि जो कंसंट्रेटेड और उसमें था, जब मैंने कंसंट्रेटेड HNO3 लिया था, जब कंसंट्रेटेड HNO3 लिया था कॉपर का रिएक्शन रूल्स ऑफ राइटिंग का केमिकल रिएक्शन के दौरान, तो NO2 गैस बन रहा था, प्रोडक्ट भी अलग बन गया। NO2 गैस मतलब 2 ऑक्सीजन ने किया, अरे बाबा मतलब ये देखो जब कंसंट्रेटेड था तब क्या बना था, NO2 मतलब 2 ऑक्सीजन जुड़े, मतलब जल्दी रिएक्ट किया, लेकिन डाइल्यूट में NO बना, मतलब सिर्फ 1 ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया, मतलब रेट बढ़ा कि नहीं, ऑक्सीजन जल्दी ज्यादा जुड़ना चाहते कि नहीं, प्रोडक्ट डिपेंड हुआ या नहीं। या H2SO4 ले लो बाबा, आप लोग ये तो जानते हो ना कि H2SO4 एक एसिड होता है जो फेस पे डालने पर मतलब बहुत ज्यादा वो हार्श चीज है, बहुत डेंजर चीज कर सकता है। तो समझो आपने H2SO4 लिया है, ठीक है, H2SO4 अगर किसी के चेहरे पे डाल दिया, समझ रहे हो, मतलब समझो चेहरे पे नहीं, सॉरी आप लोगों ने कोई मेटल पे H2SO4 डाल दिया, जल्दी जल जाएगा, लेकिन अगर आपने पानी डाल दिया, डाइल्यूट कर दिया, तो शायद जल्दी नहीं जल पाएगा, वो डिस्ट्रॉय नहीं हो पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि H2SO4 का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो रिएक्टेंट जल्दी ज्यादा होगा। साइज ऑफ पार्टिकल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइज ऑफ पार्टिकल भी इंपॉर्टेंट है, साइज कम होना चाहिए, साइज कम होना चाहिए। क्यों, क्योंकि मैं बताता हूं, ये एग्जांपल समझने में के लिए मुझे थोड़ा सा एक डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, तो मैं ये वाला पार्ट हटा देता हूं साइज को समझाने के लिए। एक रिकैप भी कर लेंगे इसका साइज को समझाने के लिए। समझो कोई चॉक पाउडर है, ये चॉक है आपका, ठीक है, तो चॉक जब पानी के साथ रिएक्शन करेगा, ये जो प्योर सब्सटेंस है वो जब पानी के साथ रिएक्शन करेगा, या समझो आप लोग पता है जब हम लोग, अच्छा इससे एक बेटर एग्जांपल लेते हैं, आप लोग जानते हो कि कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन, यार आपको बता दूं ये कौन सा एग्जांपल है, कमेंट करो मुझे, कौन से टाइप का रिएक्शन है, कैल्शियम कार्बोनेट से CaO प्लस CO2, ये 2 चीज बन रहा है। ठीक है, थोड़ा सा मैंने एडजस्ट कर दिया अगर आप नहीं देख पा रहे थे, तो ये चीज बन रहा है। ये कौन सा है, टाइप ऑफ रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट, ये मुझे बताना, ठीक है, ताकि मुझे लगे कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बना, ठीक है, ये बन गया, फाइन, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन मुझे बताओ कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, पता है, शाहबाद टाइल्स, जब लोगों ने पता ना स्टेनिंग ऑफ शाहबाद टाइल। अच्छा कोई टाइल है, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, कोई पत्थर की तरह है समझो, तो कैल्शियम कार्बोनेट जो उसको लाइमस्टोन बुलाते हो, कैल्शियम कार्बोनेट का जो ये नाम है, शाहबाद टाइल्स बना होता है इससे वैसे, बट लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन है मतलब कुछ पत्थर है टाइल्स की तरह। अगर मैं इस पर रिएक्शन करूं, अगर मैं इसके ऊपर कुछ डालूं H2SO4, तो ये टूटने लगेगा, लेकिन अगर मैंने इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, अभी देखो ये जो रिएक्शन कर रहे हैं वो सिर्फ ये वाला पार्ट रिएक्शन कर रहा है, जो ऊपर का सरफेस वाला पार्ट है, ऊपर का सरफेस वाला पार्ट है, अगर मैं रिएक्शन करूं, लेकिन अगर मैंने इसके छोटे छोटे ड्रिल से छोटे छोटे पीसेस बना दिए ऐसे, तो बहुत सारे पीसेस बनेंगे, हाँ या ना, मतलब अभी नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा है, नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा है तो साइज कम होगा। अगर मैं ऊपर लिख देता हूं, अगर जो साइज है वो कम है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो बढ़ जाएंगे, और ज्यादा पार्टिकल मतलब रिएक्शन भी तो ज्यादा होगा ना, ये होगा। कैटलिस्ट क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा, कैसे, टाइम कम लेगा उतना ही प्रोडक्ट बनाएगा, प्रोडक्ट खुद पार्टिसिपेट नहीं करेगा, रिएक्शन को और जल्दी करेगा। इसके अलावा टेम्परेचर, एंडोथर्मिक दे दे, एनर्जी दे दे, रिएक्शन हो जाएगा, एनर्जी दे दो रिएक्शन, प्रेशर दे दो यार, प्रेशर जल्दी जल्दी काम कर, रिएक्शन हो जाएगा। नेचर क्या, जैसे कॉपर को खाया था जिंक ने, वैसे जिंक को कौन खाएगा, एल्यूमिनियम। इसके अलावा कंसेंट्रेशन ज्यादा बढ़ा दो, जल्दी रिएक्शन हो जाएगा बाबा, कंसेंट्रेटेड प्योर फॉर्म ले लो, जल्दी रिएक्शन हो जाएगा। साइज कम हो जाएगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स हो जाएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा हो जाएगा तो ज्यादा रिएक्शन हो जाएगा। विद दैट वी हैव कंप्लीटेड द फैक्टर्स अफेक्टिंग रिएक्शन, ये वाला कंसेप्ट पार्ट हो गया, कंसेप्ट वाला पार्ट हो गया। इफ यू वांट, अगर आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स को समझने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही तो प्लीज लेट मी नो, एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें आई विल बी एक्सप्लेनिंग, अच्छा प्लीज इसको नोट कर लो, उस सेपरेट वीडियो में आई विल बी एक्सप्लेनिंग ओनली हाउ टू, मतलब उस क्वेश्चन आंसर्स का मतलब क्या है, क्वेश्चन आंसर का मतलब समझोगे तो जल्दी और ज्यादा देर तक याद रहेगा।
यार ये वाला चैप्टर पता आपको मैंने ना जितना हो सकता है ना कंसेप्ट पूरा समझाने की कोशिश की है, और फिर भी आई फील कि देयर आर लॉट मोर टू अंडरस्टैंड कंसेप्ट वाइज, मतलब देयर आर प्यारे प्यारे एग्जांपल्स जिसकी वजह से साइंस इंटरेस्टिंग है। विदाउट एग्जांपल्स साइंस इज जस्ट रट्टाफिकेशन जो नहीं समझ में आता, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। तो अगर आपको चाहिए तो प्लीज लेट मी नो, मैं उसके लिए वीडियोस बनाऊंगा। आई जस्ट वांट अभी विद टाइम कंस्ट्रेंट, क्योंकि आपका एग्जाम आ रहा है तो दिस वन शॉट इज मोर इंपॉर्टेंट, ताकि आपको कंसेप्ट भी समझ में आए एंड इसके अलावा यू डू नॉट लीव अप मेनी ऑफ दी थिंग्स। अच्छा ये हो गए, अब हमारा टॉपिक बच रहा है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, इसका एक बहुत प्यारा सा टेबल है, आप लोग साथ ब साथ लिखते जाओ, समझ जाओगे। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये वाला टेबल आ सकता है, समझो ये आ गया आपका 3 मार्क्स का। क्या क्या लिखोगे इसमें, देखो ऑक्सीजन का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब आपने ऑक्सीजन ऐड कर दिया तो ऑक्सीडेशन, ये तो नॉर्मल बात है यार, ऑक्सीजन ऐड कर दिया मतलब एडिशन। लेकिन रिडक्शन उल्टा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब होता है हाइड्रोजन को ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि रिडक्शन। इसका एग्जांपल क्या है भाई, कार्बन को ऑक्सीजन जोड़ दो तो बन जाएगा CO2 बन गया ऑक्सीडेशन। रिमूवल क्या, देखो कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट जुड़ा हुआ है, या फिर यार या तो ये मैग्नीशियम का ये करो सबसे बेस्ट, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड को Mg+O2 बन जाएगा, या फिर H2O को जब ब्रेक करते हो तो H2+O2 मिल जाते हैं। तो H2O था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का बॉन्ड बना हुआ था, आपने इस बॉन्ड को तोड़ दिया, ऑक्सीजन को निकाल दिया हाइड्रोजन से, चल हट, तो आपने क्या किया, आपने ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया। तो ये वाला पॉइंट समझ में आया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब क्या हुआ ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब रिडक्शन। इसका जस्ट उल्टा हाइड्रोजन के टर्म्स में ये होगा रिमूवल, मतलब ऑक्सीजन को ले रहा हो तो हाइड्रोजन को देना पड़ेगा ना कुछ पाने के लिए, कुछ ना कुछ खोना पड़ता है कि नहीं। लेकिन ये क्या है, अगर ये ऑक्सीजन को दे रहा है तो इसको ऐड करेगा ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को ऐड कर दो भाई, इसमें रिमूव कर दिया इसमें ऐड कर दो, चलेगा ना। अच्छा एक और चीज समझो, एक टर्म आता है जो है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे समझोगे पता है, ऑक्सीडेशन मतलब पर्सनल डेवलपमेंट समझो, ऑक्सीडेशन नंबर मतलब पर्सनल डेवलपमेंट मेरी खुद की। अच्छा मुझे बताओ, अगर ध्यान से सुनो, ये वाला याद रखने में बेस्ट, अगर आपने किसी की नेगेटिविटी समझो, किसी के लाइफ की नेगेटिविटी अपने अपने लाइफ में लिया, नेगेटिविटी लिया तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जाएगा। यार पनौती ले ली भाई किसी की तो ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जाएगा। और ऑक्सीडेशन, और समझो अगर मैंने अपनी लाइफ की पनौती किसी और को दे दी, ले भाई तू ही संभाल, तो मैंने क्या किया, नेगेटिविटी को हटा दी मैंने मेरी। अच्छा इसके अलावा भी बहुत चीजें हैं नेगेटिविटी, उन चीजों को हटा दी तो मेरा पर्सनल डेवलपमेंट हो जाएगा, मेरा ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाएगा। और आप लोग जानते हो कि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, हाँ या ना। अगर इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज है मतलब एक सेल के लिए देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन उसकी नेगेटिविटी हुई, हाँ या ना। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स दे रहा हूं, अगर इलेक्ट्रॉन्स दे रहा हूं, ले ले भाई ले ले, मेरी लाइफ की नेगेटिविटी ले ले, तो मेरा ऑक्सीडेशन, अच्छा ये दो अलग अलग पॉइंट है यहाँ, तो इसको आप लोग कर सकते हो। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, ये रिलेट करने वाला पॉइंट है, ठीक है। और अगर समझो मैंने किसी के लाइफ की इलेक्ट्रॉन्स मतलब नेगेटिविटी ले ली भाई, आजा, तो मेरा ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा भाई, मेरी पर्सनल डेवलपमेंट को अफेक्ट हो जाएगा, अनटिल एंड अनलेस वो पॉजिटिविटी ना हो, ठीक है। बट हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो नेगेटिविटी, चार अलग अलग पॉइंट है। ऑक्सीडेशन समझे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मैंने ऑक्सीजन को ऐड किया, मैं ऑक्सीडाइज हो गया, मेरा ऑक्सीडेशन हो गया, मैंने ऑक्सीजन को निकाल दिया, रिडक्शन हो गया, मैं रिड्यूस हो गया, ठीक है। इसके अलावा हाइड्रोजन, भाई ऑक्सीजन को ले रहा हो तो हाइड्रोजन को दे दिया, इसमें क्या किया, इसमें मैंने ऑक्सीजन को छोड़ दिया तो हाइड्रोजन को ले लिया। अगर किसी की लाइफ की, अगर मैं अपनी लाइफ की नेगेटिविटी दे रहा हूँ, भाई ले ले तू ले ले, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को हटा रहा हूँ, मतलब क्या रहा, मेरा ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। दो अलग अलग पॉइंट है, इसके चारों के पॉइंट मिलेंगे, 1 2 3 4, ये चारों पॉइंट है आपके। अच्छा इसके अलावा मैं इलेक्ट्रॉन्स ले रहा हूँ, नेगेटिविटी ले रहा हूँ किसी की लाइफ की, तो मेरा ऑक्सीडेशन नंबर, मेरा पर्सनल डेवलपमेंट कम हो जाएगा, इसको नोट कर लो, ठीक है। तो ये वाला पार्ट भी हो गया, बचा है कोरोजन एंड रैंसिडिटी वाला पार्ट, इसको प्लीज नोट कर लो, ठीक है। बढ़ते आगे, कोरोजन एंड रैंसिडिटी वाला पार्ट लास्ट पार्ट है। अच्छा 3 मार्क्स के लिए आ जाएगा यार,
अगर आ जाएगा ना, या तो 2 मार्क्स के लिए भी आ जाएगा ना, वैसे ही आता है। डेफिनेशन भी अगर आया ना तो भी लिख सकते हो कि नहीं, चारों पॉइंट बाबा किसी के भी चिपका दो। जैसे ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन आएगा तो द रिएक्शन विच ऑक्सीजन इज एडेड टू द रिएक्टेंट, तो हो गया ऑक्सीडेशन। इसके अलावा इट ऑल्सो मीन्स टू रिमूव हाइड्रोजन, दूसरा हो गया। तीसरा पॉइंट हो गया इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज्ड इन दिस रिएक्शन, या फिर गिवन अप, या फिर इलेक्ट्रॉन्स आर लूज इन दिस रिएक्शन, दिया जाता है, तो तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा और क्या होगा ऑक्सीडेशन के बारे में, क्या भाई ऑक्सीडेशन नंबर इज इंक्रीज ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। चार पॉइंट हो गए, 2 के 2 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे डेफिनेशन में। लास्ट पॉइंट हो जाता है कोरोजन एंड रैंसिडिटी। ठीक है, ठीक है। कोरोजन और रैंसिडिटी से पहले मैं कोरोजन एंड रस्ट के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। ठीक है, रिलेट करते हैं। रस्ट इज अ प्रोसेस जिसका रिजल्ट इज कोरोजन। मैंने क्या बोला, रस्ट इज अ प्रोसेस जिसका इफेक्ट या फिर रिजल्ट इज कोरोजन। रस्ट में क्या होता है, रस्ट में ऑक्सीडेशन होता है। किसका होता है, मेटल्स का होता है मोस्टली। जब वो लोग के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है इन लोगों का, तब एक रिएक्शन की एक लेयर मेटल का ऑक्साइड बन जाता है सरफेस पे। समझो अगर ये मेटल है, अच्छा आप लोग जानते हो ना, जब आप लोग की मम्मी नई बाजार में बर्तन लेके आती है तो बहुत शाइनी होता है, लेकिन कुछ देर बाद जब हवा में जो ऑक्सीजन होता है वो रिएक्ट करता है तो एक लेयर जम जाता है, जिसके वजह से जितना शाइनी पहले था तो ये अभी शाइनी नहीं हो जाता है, वो अपना शाइन लूज कर देता है। ठीक है, ये होता है रस्ट। रस्ट कोई भी मेटल का हो सकता है, लेकिन हम लोग मोस्टली जो ऑब्जर्व करते हैं वो देखते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है, समझो ये आयरन का मेटल है, आयरन का मेटल है, इसके ऊपर ऑक्सीजन पहले होके ऑक्सीजन का डिपोजिशन होता है Fe2O3, ये है एक ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड। ठीक है, और फिर इसके बाहर जो मॉइस्चर होता है मतलब H2O, वो इसको सराउंड कर देता है। इसीलिए ये जो फॉर्मूला बनता है रस्ट का, केमिकल नाम है Fe2O3.XH2O। XH2 मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो उसको सराउंड करे, तो ये होता है रस्ट। रस्ट का कलर जो हो जाता है, केमिकल कलर, ये ब्राउनिश हो जाता है, रेडिश ब्राउनिश हो जाता है। जो आप लोग देखते हो ना कि यार बहुत बार जब आयरन को आप ऐसे मतलब कीला जो हो जाता है उसको आप ऐसे ढक्कन के इसमें रख देते हो ना, तो बहुत बार पानी लगने की वजह से वो रेडिश कलर का हो जाता है बहुत दिनों बाद, और फिर बाद में, तो ये प्रोसेस है रस्ट। कोरोजन क्या है, इसके वजह से मेटल अपनी प्रॉपर्टी लूज हो जाता है। बहुत बार देखते हो ना कि आपने कुछ नहीं किया, लेकिन जो नेल है, जो खिला है, वो अपने से टेढ़ा हुआ है, या ब्रिटल हो जाता है। आप हाथ से करोगे तो टूट जाएगा, या फिर जब आप हल्का सा भी प्रेशर डालते हो खिला ठोकने के लिए तो वो अपना शेप चेंज कर लेता है, मतलब कोरोड हो गया है। मतलब कोरोड मतलब क्या है, इट लूजेस इट्स प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी लूज कर देता है, वो वीक बन जाता है। और ये लिखना, अगर कोरोजन आया तो पहले रस्टिंग एज अ प्रोसेस डिफाइन करना, फिर बताना उसका रिजल्ट इज कोरोजन। आप लोगों को ये समझा, ये जो कोरोजन का जो आयरन का एक जो डायग्राम है ना, मेन क्वेश्चन फाइन, उसका यही ये डेफिनेशन है। ये इसका एक्सप्लेनेशन आप पढ़ना कि क्या होता है, कि पहले ऑक्सीडेशन होता है मेटल का, फिर Fe2O3 बनता है, फिर उसको वाटर के मॉलिक्यूल सराउंड करते हैं। अच्छा, जो एक रेडॉक्स है, ये याद रखना, ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। रस्टिंग एक रेडॉक्स रिएक्शन है। रेडॉक्स मतलब इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। ऑक्सीडेशन अगर मुझसे पूछो किसका हो रहा है तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा आयरन। क्यों? क्योंकि आयरन पहले मेटल था, उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो ऑक्सीडेशन हो गया। अगर आपसे मुझसे पूछोगे कि रिडक्शन किसका हुआ है तो मैं बोलूंगा पानी का रिडक्शन होता है, क्योंकि फिर हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होती है बहुत बार। ठीक है, आप लोग ये सब चीजें समझ चुके हो। कोरोजन, ठीक है। रैंसिडिटी भी क्या होता है, ये कोरोजन इज अ पार्ट ऑफ मेटल, मतलब मेटल का कोरोजन हो रहा है, रस्टिंग हो रहा है। लेकिन जो रैंसिड लगता है, मुझे इसको घसना पड़ेगा क्योंकि अभी ये जो है लिखा हुआ कुछ सबको शायद अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो प्लीज आई एम सॉरी फॉर दैट। और कंटिन्यू करते हैं टू द लास्ट पार्ट। रैंसिडिटी क्या होता है? रैंसिडिटी होता है ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल। रैंसिडिटी क्या होता है? पहली बात तो देखो रैंसिडिटी का डेफिनेशन क्या है, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। रैंसिडिटी क्या होता है? इसमें होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ही हो रहा है। किसका हो रहा है? ऑयल का। इसका रिजल्ट क्या है? रिजल्ट जो है वो है रैंसिडिटी। रिजल्ट इज फाउल ओडर, फाउल मतलब बेकार, ओडर,
फाउल ओडर होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल। और ऐसे ऑयल को इट इज रिकमेंडेड टू यूज एयर टाइट कंटेनर। एयर टाइट कंटेनर क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के साथ वो लोग उसके कांटेक्ट में नहीं आएगा, ऑक्सीजन के साथ नहीं होगा तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो फाउल ऑर्डर नहीं होगा, फाउल ऑर्डर की वजह से क्या होता है, काफ़ी बार अगर आप ऐसे मतलब बेकार स्मेल आपको आता है तो काफ़ी बार क्या होता है जब आप लोग उससे खाना बनाते हैं तो उससे टेस्ट भी खराब हो जाएगा, स्मेल भी आएगा, खाने से बासी बासी लगेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट दी चैप्टर। आई हैव ट्राइड टू कंप्लीट दी मैक्सिमम पार्ट। प्लीज लेट मी नो अगर कोई पार्ट नहीं समझ में आया, आई मेक अ सेपरेट वीडियो जिससे आपको वो पॉइंट समझ में आए। प्लीज गलती से पढ़ लिया करो, कभी कभी बुक निकाल के पढ़ लिया करो, आपके बोर्ड सारे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई जस्ट रिक्वेस्ट यू टू वॉच दिस वीडियो। बहुत काम से नहीं समझा, प्लीज लेट मी नो यार, ये चीज़ करो। लाइक सब्सक्राइब, आई एम नॉट आस्किंग एनीथिंग, बट इतना कि अगर आपको कुछ नहीं समझा तो प्लीज आस्क मी डाउट्स। मैं उसका सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। इन पार्ट में से कोई चीज़ नहीं पढ़ा इसको मार्क कर देता, नहीं तो बाद में लगेगा कि मैंने नहीं किया। इसका सेपरेट वीडियो बनाऊंगा किसी भी पॉइंट का जो आपको नहीं समझा। 15-20 मिनट का, 10-15 मिनट का वीडियो होगा, उसमें भी सम अप ऑल दोस थिंग्स, क्योंकि मेरे पास इनफ टाइम होगा। आई थिंक द वीडियो इज टू लॉन्ग। बी सेफ रहो, अपने घर में पढ़ लिया करो, एंड यूनिट टेस्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।